नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है खबर उत्तराखंड का और उत्तराखंड में बात करेंगे। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित शंकराचार्य आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम में शिष्टाचार भेंट की है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है और प्रदेश के लोगों से मंगल और खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए हैं और इसी मौके पर प्रदेश सरकार के कई अधिकारी और कर्मचारी वहां पर उपस्थित थे। हमेशा से हम लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ आशीर्वाद से हम लोग अपने काम करते हैं, इन सब कामों में लगे रहते हैं और समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में सभी चर्चाओं पर हमेशा उनका मार्गदर्शन। तो वहीं पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के नोकरा ग्राउंड में एमबी फ्रूट्स द्वारा स्थापित फल, सब्जी, मशरूम आदि की प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्लांट का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कल शुभारंभ कर दिया है और इसी अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्रों में नए आयाम को स्थापित किए गए और औद्योगिक व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर संकल्प लिया हुआ। इस कारण किसानों को सरकार प्रोत्साहन करती हुई नजर आ रही है और किसानों के लिए लगातार कार्य कर रही है। रुड़की की दरअसल ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन में किसानों का जिक्र करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार है वो किसानों को लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी आय जो है वो दुगनी हो और उसको लेकर सरकार लगातार कार्य करती हुई भी नजर आ रही है। ये रुड़की की खबर है जहां पर पैकेजिंग प्लांट को लेकर उद्घाटन करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए वहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास के कार्यों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है उसको लेकर और भी कार्य जो है वो धरातल पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ किसानों को लेकर उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी करने को लेकर सरकार प्रयासरत है और लगातार किसानों को लेकर कार्य करती हुई नजर आ रही। कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द किसानों की जो आय का मामला है वो दोगुना होता हुआ नजर आए और किसानों के चेहरे पर भी खुशी झलकती नजर आए। मशरूम और अन्य जो हमारी बागवानी के क्षेत्र में पैदा होने वाली फसल है उन सभी का यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट का भी उद्घाटन हुआ है। ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े एसेट्स के रूप में, आगे आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए जहाँ रोजगार देगा वहीं लोगों के फल उत्पादकों को, सब्जी उत्पादकों को एक बहुत बड़ा उनके लिए मार्केट देने का भी काम है। इसके माध्यम से उनको तो वहीं पर उत्तराखंड के देहरादून अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले में अब तक कई जांच के अंदर राज्य के 9 जिलों में नकल माफियाओं का जाल निकलकर सामने आ चुका है और इसी बीच पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भी की गई। शनिवार को आईएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान को एसटीएफ उत्तराखंड ने पेपर लीक करने और केंद्रपाल और अन्य माध्यमों को सौदा करने के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार भी कर लिया है और इसी कड़ी में एसएसपी अजय सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़ी कई कड़ियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि अन्य गवाहों और टेक्निकल साक्ष्यों से निकलकर यह सामने आ रहा है कि रिम्स टेक्नो सॉल्यूशन लिमिटेड के प्रश्न पत्र लीक का स्वामी राजेश्वर चौहान की मुख्य अभियुक्त थी और इसके एक बड़े स्तर पर प्रश्न पत्र लीक करवाया गया और कई अभ्यर्थियों की प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर करीब 2 करोड़ रुपए का अवैध धन भी अर्जित किया गया है।
लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहां के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहां पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़े थे। तो वहीं पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा बैंक डोर नौकरी भर्ती देने मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जब वो विधानसभा स्पीकर थे तो उन्होंने विधानसभा के अंदर अभ्यर्थियों की भर्ती करवाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जब जब विधानसभा के स्पीकरों को जरूरत लगती है तो विधानसभा के अंदर भर्तियां की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में जो भर्तियां की गई हैं उस समय गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत स्टाफ की जरूरत थी और उनको अस्थायी तौर पर रखा गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह कबूला है कि उनको पीआरओ और उनके नजदीकी रिश्तेदारों को भी नौकरियां दी गई थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वो सभी नियमानुसार कार्य किया गया था, उसके बाद नौकरी पर ज्वाइनिंग दी गई। इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है और विपक्ष इसमें बेवजह का तूल देता हुआ नजर आ रहा है। ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत है? जो भी नियुक्ति वहां पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं? यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है। तो वहीं पर विधानसभा के चुनाव के बाद पहली बार सहसपुर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने आम बैठक का आयोजन किया है और बैठक में संगठन की मजबूती और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा भी की गई। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली की अगुवाई में हुई इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीतियों को तय किया गया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा है कि बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनसे निदान को लेकर रणनीतियां तैयार की गई। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या शीश में बड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र यहां से हटाए जाने को लेकर प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर पार्टी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जल्दी जिला और विधानसभा स्तर के ऊपर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संगठन को मजबूत भी किया जाना है। आज जो हमारे कार्यक्रम था, इसमें हमारे जितने भी सहसपुर विधानसभा के कार्यकर्ता थे वो सब लोग इसमें एकत्रित थे। कुछ लोग हमारे चुनाव से पहले भी साथी थे, कुछ शुरू से लगे हुए नए साथी हमारे जुड़े, तो सबको एक गेट टुगेदर हुआ है, सबके साथ मिलना जुलना हुआ है। तो अभी अपना परिवार जो था, काफी बड़ा परिवार हमारा हो चुका है आम आदमी पार्टी का। तो पार्टी शुरुआत की चुनाव की इसमें हम 10-12 आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे साथ हजारों की संख्या में युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी साथी हमारे साथ आ रहे हैं। तब ये मीटिंग इसमें ये देखा गया था कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग भी सक्रिय हैं, किस तरह का अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी आने वाले 4-5 दिनों में, हफ्ते भर के अंदर हम सहसपुर विधानसभा की कार्यकारिणी बना देंगे। पूरे प्रदेश में यूके SSS का इशू चल रहा है, उसमें लगभग 23 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 23 गिरफ्तारियों के बाद अब वो जांच ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर STF ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि STF के भी कदम थोड़े से डगमगा सकते हैं, हमारी आशंका है इसमें। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अगर सरकार वाकई में जो भी संलिप्त लोग हैं, चाहे इसमें भाजपा के लोग तो खैर सामने आ ही रहे हैं कई नाम, चाहे इसमें कांग्रेस के हैं, भाजपा के XYZ कोई भी है, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजा। तो वहीं पर दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 में एक 4 साल की मासूम बच्ची मिट्टी भरी ट्रॉली ट्रैक्टर की चपेट में आती हुई नजर आई और गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजनों ने इलाज के लिए दिनेशपुर के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने रुद्रपुर रेफर कर दिया है और रुद्रपुर निजी चिकित्सालय में बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
ये दिनेशपुर की घटना है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में एक मासूम बच्ची जो है वो आती हुई नजर आई और पुलिस अब आगे की जांच करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा और दुखद मामला ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि बच्ची इतनी गंभीर रूप से घायल हो गई थी कि उसको डॉक्टर तक नहीं बचा पाए। ये 4 साल की मासूम बच्ची थी और ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से पहले तो इसको जिला अस्पताल में दिखाया गया, उसके बाद डॉक्टरों ने इसको आगे रेफर किया जहां पर डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन इलाज के दौरान उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। सर, इसमें जो मौत हुई है पूरा गलती ट्रैक्टर वाले का है। ट्रैक्टर वाले को पता है कि छोटे छोटे बच्चे हर घर में हैं। ट्रैक्टर वाले जैसे मिट्टी या जो भी सामान यहाँ उतारते हैं, उतारने के बाद ट्रैक्टर ट्राली इतना जोर से भगा के ले जाते हैं। ट्रैक्टर वाले देखते नहीं कि छोटा बच्चा रास्ते में खेल रहे हैं कि नहीं। पूरा गलती ट्रैक्टर वाले का ही मैं कहूंगा कि ट्रैक्टर वाले का पूरा गलती है। ऐसा हम उस गली में काम कर रहे थे तो ये लड़की की मम्मी जो है लड़की को लेके मोटरसाइकिल में जा रही थी रोते हुए, तो हमने कहा क्या हुआ करके हम वहां से भागते हुए आए और इस रोड में देखा और थोड़ी देर पहले जब ये घटना हुआ, जब एक्सपायर कर गई लड़की, तो उससे पहले हम यहाँ गए थे तो डॉक्टर वाले कह रहे थे कि इनको जो है ट्रॉली में हाथ मारा जिसके कारण बच्ची गिर गई थी यहाँ और उनको सर में थोड़ा चोट लगा था। तो हम यहाँ से फिर काम की तरफ पहुंच गए थे। फिर दूसरी बार जब आया इधर को तो सुना कि बच्चा एक्सपायर कर गई। तो वहीं पर लालकुआं नगर के गांधीनगर में रहने वाले भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने की वजह से निधन हो गया है और उनके निधन का समाचार सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर फैल चुकी है। लालकुआं नगर के वार्ड नंबर 2 के अंदर गांधीनगर में निवास करने वाले धर्मेंद्र गंगवार और भारतीय सेना के अंदर एएमआई विंग के जेसीओ पद पर तैनात थे और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान के मृतक जवान के घर पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा यह शहर के लिए एक बड़ी ही दुखद खबर है और बहुत ही दुखद घड़ी। उन्होंने कहा कि आज लालकुआं शहर का एक नौजवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो चुका है और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम तमाम लोग जो हैं परिवार के साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं पर रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंदर गांव मालधन चौड़ के शिवनाथपुर नई बस्ती के अंदर रहने वाले 5 नाबालिग के बच्चों की रहस्यमय तरीके से लापता होने की घटना निकलकर सामने आई है और लापता हुए इन बच्चों के देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने इन बच्चों की खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई भी पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस मौके पर पहुंची है और उसके आधार पर अब तलाश करती हुई नजर आ रही। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चे अपने घर से निकले थे लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचे और बच्चों के वापस न लौटने पर परिजनों और इलाके के लोगों के बीच में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। लापता हुए 3 बच्चों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और जबकि 2 बच्चों के फोन पर रिंग लगातार जा रही है, लेकिन बच्चे फोन उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। परिजनों ने पुलिस से बच्चों की बरामदगी को लेकर जो है वो मांग की गई है और ये कहा कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को घर वापस लाया जाए। तो वहीं पर रामनगर के ही ग्राम बेड़ाझाड़ के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मचता हुआ नजर आया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया। लंबे समय से पानी में पड़े रहने के कारण शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है और एएसआई प्रेम विश्वकर्मा ने यह बताया है कि शव 7 दिन से अधिक पुराना है और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होता नजर आ सकता है। ये तस्वीरें आप रामनगर की देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने जो है वो जांच शुरू कर दी है और काफी लंबे वक्त से अज्ञात शव जो है वो पड़ा मिला। इसके बाद अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पानी में ये जब शव तैरता हुआ मिला उसके बाद वहां के जो लोग हैं उनके बीच में अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहां पर पहुंचती हुई नजर आई, लेकिन मुख्य बात इसमें यह रही कि अज्ञात शव होने के कारण वहां पर हड़कंप मचा और पानी में कई दिनों तक रहने की वजह से अभी तक जो है उस शव की शिनाख्त होती हुई नजर नहीं आ पाई है।
ग्राम प्रधान बेड़ाझाल ने एक सूचना दी थी कि बेड़ाझाल नाले में एक बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे मई फोर्स के मैं पहुंचा तो देखा कि एक अज्ञात बॉडी नाले में पड़ी हुई थी, जो वो 7-8 दिन पुरानी प्रतीत हो रही थी, जिसे जो है शिनाख्त के लिए मोर्चरी में भेजा गया। प्रदेश के चर्चित यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर बागेश्वर जिले में एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक मामले में शामिल एक सहायक अध्यापक जगदीश गोस्वामी को भी गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलसूना कांडा में तैनात था और एसटीएफ की कार्रवाई के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अध्यापक को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच की जा रही है। तो वहीं पर नैनीताल को पारंपरिक शहरी में बनाने की घोषणा के बाद अधिकतर योजनाएं पूरी होने पर जिलाधिकारी धीराज ने नगर के अंदर किए गए विकास के कार्यों का निरीक्षण किया है और जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकतर योजनाओं पर समय से कार्य पूरा कर लिया गया। इसका 28 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री लोकार्पण भी करेंगे और इसमें नगर में प्रस्तावित नई योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। देश से और विदेशों से भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं और उनकी संख्या लगभग 1000 से ऊपर के करीब है। तो एक तो उसका आयोजन होना, उसके संबंध में जो भी कार्यक्रम स्थल है, पंचायत पार्क हो या फिर ये ओपन एयर थिएटर हो, तो उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम एक प्रस्तावित है 28 तारीख की शाम को। तो नैनीताल शहर को जो हम लोग पारंपरिक शैली में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। तो वहीं पर हाईकोर्ट ने काशीपुर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुई भर्ती और लाखों रुपए के घोटाले के मामले में सुनवाई की है और कोऑपरेटिव समिति के सभी लोगों ने नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने की बात कही। आपको बता दें काशीपुर निवासी मोहम्मद सरफराज ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका को दायर करा है और काशीपुर के अंदर किसान हित बनाई गई सोसाइटी बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा नियम विरुद्ध भर्ती की गई और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के मकसद से सोसाइटी बैंकों के अंदर लाखों रुपए का घोटाला भी किया गया है। डायरेक्टर लोग हैं, उन लोगों ने वहां पर अनलीगल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी वहां पर अनलीगल, वहां पर जब माननीय उच्च न्यायालय का पूर्व में भी आदेश है कि वैकेंसी नहीं होनी है, तो वहां पर अनलीगल वैकेंसियां की हैं और वहां के जो समिति के जो संचालक महोदय हैं एमडी, उन्होंने वहां पर वित्तीय अनियमितताएं बहुत सारी। खबर ऋषिकेश से आ रही है जहां पर नगर निगम क्षेत्र में कई सालों से गोविंद स्थित खाली प्लॉट के अंदर कूड़ा डाला जा रहा है और पूर्व के अंदर नगर निगम ने यहां पर कूड़ा निस्तारण का टेंडर भी करवाया था। पार्षद शिव कुमार गौतम और विकास ने यह बताया है कि कूड़ा जो है वो लगातार डाला जा रहा है, उसके निस्तारण में होने के लिए समस्त व्यय को भी नगर निगम ने वहन किया है, लेकिन पत्र शासन को दे दिया था। इसके उपरांत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कूड़े की सफाई के लिए प्लांट भी लगाया गया है और पार्षदों ने यह भी बताया कि उक्त ठेकेदारों ने बहुत ही धीमी गति से कूड़ा निस्तारण का जो है वो किया है। पार्षदों ने मामले में जांच करवाकर पुनः टेंडर प्रक्रिया कराने की मांग की गई है और पार्षदों का यह भी कहना है कि मामले के अंदर कांग्रेसी पार्षद सरकार को बदनाम करते हुए नजर आ रहा है। पूर्व में नगर निगम ने कार्यों का खर्चा स्वयं ही किया है और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि पार्किंग और कूड़ा निस्तारण को लेकर वो शुरू से ही आवाज उठाते रहे हैं और कूड़ा निस्तारण के लिए धन की कमी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने पार्षदों के द्वारा दी गई मांगों को लेकर भी सकारात्मक रुख अपनाया है। पार्षद संगठन जो नगर निगम ऋषिकेश के हैं, ये लोग इन्होंने मेरे से भेंट की है और उन्होंने जो यहाँ पे ट्रेचिंग ग्राउंड से संबंधित उन्होंने विषय रखा है और जैसे इनके द्वारा बताया गया कि पिछली बार नगर निगम द्वारा ही पास किया गया था कि भाई उसको 14वें और 15वें बीच जो उसका 8.5 करोड़ है उसके मद से हम लोग उसको निस्तारण करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे कि कूड़े को लेकर के कुछ लोग हमारे शहर में राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति जो है छिछालेदारी राजनीति है और जो पार्टी को और संगठन को भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कूड़े को लेकर देख रहे होंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब प्रत्येक निकायों को आदेश दे दिए हैं कि भाई कूड़े जहां भी कूड़े के पहाड़ बने हुए वो खत्म होने चाहिए। लेकिन और मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा, क्योंकि नगर निगम ने
नगर निगम ने पहले ही प्रस्ताव पास कर रखा है कि 8.5 करोड़ से हम इस कूड़े को साफ कराएंगे। आजकल आप शहर में देख रहे होंगे कुछ कांग्रेसी पार्षदों द्वारा कूड़े के ट्रीटमेंट को लेकर एक धरना दिया जा रहा है और उसमें निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि वो सीधे तौर पर मंत्री जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बजट ना मिलने का, जबकि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो नगर निगम ने पहले 2020 में प्रस्ताव पास किया था, उसमें नगर निगम ने प्रस्ताव में ये पास किया था कि जितना भी ट्रीटमेंट होगा लगभग 8.5 करोड़ रुपए का वहन वो नगर निगम ऋषिकेश। तो वहीं पर उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से हमेशा ही संवेदनशील रहता है और इसी को देखते हुए ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में 6 नए डॉप्लर रडार लगे हैं और पहाड़ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और धारचूला में नए डॉप्लर रडार स्थापित होंगे। मैदानी क्षेत्रों के अंदर देहरादून या हरिद्वार के साथ नैनीताल में भी डॉप्लर रडार लगाए जाएंगे और आपको बताएं कि अभी तक प्रदेश के अंदर एकमात्र डॉप्लर रडार मुक्तेश्वर के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सूरकंडा में स्थापित रडार इस महीने के अंत तक काम करने लगेगा। देखिए, अभी जैसे 3-4 दिन से बारिश थोड़ी कम हुई है तो एकदम तो नहीं होता चीजें, लेकिन जैसे अब मैंने बताया कि 27 से आगे जो है 29-30 तक जो है ठीक एक्टिविटी, बल्कि 1-2 तारीख तक वो रहने वाली है और थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में भी दिख रही है। तो ये होता है कि जो लोग आए थोड़ा सतर्क होकर चलना है और जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोलती जहां रास्ते वगैरह बंद है खुलने के लिए कितना समय लगेगा उसको देखते हुए आगे बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप कहीं जाके फंस जाएं तो फिर दिक्कत है। इसी तरह जो नदी नाले हैं उसके किनारे जो वेट मत करिए या वहां मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता। तो वहीं पर पौड़ी जिले के रिठारखाल के अंदर राजकीय प्राथमिक अस्पताल का उप जिलाधिकारी सत पुलिस के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और इसी उप जिलाधिकारी ने मेडिसिन विभाग, ओपीडी सहित अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया। इसके दौरान अस्पताल में कई कर्मचारी उपस्थित पाए गए हैं और जिन पर उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रिठारखाल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वहां पर कार्यरत कुछ कर्मचारी जो हैं जो उपस्थित नहीं मिले हैं। इस संदर्भ में जो MIC है उनसे वार्तालाप हुई है तथा यहां से पत्र प्रेषण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में वहां पर OPD की जो संख्या है वो भी काफी कम पाई गई है, जिसमें MIC को निर्देशित किया गया है कि वहां पर OPD की जो संख्या है वो बढ़ाए। तो वहीं पर पौड़ी गढ़वाल के तहसील सतपुरी के अंतर्गत ग्राम नौगांव कमंदा के अंदर अग्निवीर भर्ती के दौरान असफल होने पर 23 साल के युवक ने गले के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और बताया यह भी जा रहा है कि युवक काफी वक्त से अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा था और कोटद्वार गया हुआ था और उसका अंतिम साल था। भर्ती में बाहर हो जाने के कारण उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है और पुलिस ने बताया कि 23 साल के युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार बीते देर शाम कोटद्वार से वापस लौटा था और इसके बाद वो सीधे अपने कमरे में चला गया। सुबह जब परिजन उससे उठाने के लिए कमरे में पहुंचे तो कमरे की छत पर फंदा लगाकर लटका हुआ था और उसने आत्महत्या कर ली थी। करने के लिए आए थे। ये सुमित का जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े अफसोस की बात है। बीते कल हम कोटद्वार गए थे जहां सैकड़ों युवाओं से मिले। मुझे लगता है कि जो सपने सरकार ने बेचे और सरकार ने जो बहुत ज्यादा ये प्रचारित किया कि सैकड़ों लड़के अग्निवीर के जरिए रोजगार पाएंगे और उनमें से जब 2% बच्चे भी रोजगार नहीं पा रहे हैं तो उनके सपने टूट। तो वहीं पर जसपुर के अंदर अवनीश कुमार और मदनलाल विधायक आदेश चौहान के घर में घुसकर गुंडागर्दी और धमकी देने लगे हैं और एसडीएम से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे और गाली गलौज कर बदतमीजी करने लगे और बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई, जान से मारने की धमकी तक दे डाली। गुंडों का यह कहना है कि जिन किसानों ने उनके खिलाफ 24 अगस्त को शिकायत पत्र दिलाए गए हैं उनको वापस करा दो, नहीं तो जान से मार देंगे। 10-12 लोगों ने तीन को मारपीट की है और उसके बाद विधायक अवनीश ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और कृष्णा ने भी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल अशोक कुमार ने बताया है कि दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दे दी है और पुलिस मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है और आगे की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। मैंने कहा आप जाओ, क्योंकि वो नहीं माने, बोले जी आप आओ। मैं एकदम मोदी से कह कर आया कि भाई इनकी जांच कराई जाए
कि ये जो अवैध सूदखोरी है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत उत्पीड़न हो रहा है। तो 24 तारीख को मैंने वो उनको दिलवाई जांच एसडीएम साहब। तो मेरे पास किरण कुमार आते हैं लगभग फिर 4 बजे, किसी का फोन आता है कि भाई आपसे मिलना चाह रहे थे, किरण कुमार जी आए 24 तारीख। बोला जी ऐसे ऐसे भाई हमारा उनका काम चलाया, हमने इतना पैसा लिया, जो भी उन्होंने कहा मुझसे। तो मैंने कहा भाई मेरा मैटर नहीं, मुझसे तो लोग आए तो मैंने एसडीएम को दे दिया। उससे पहले उन्होंने फोन किया था, मुझे कॉल किया था, इस तरह से एक व्यक्ति गाली को रश कर रहा है। मैंने अपना चिता भेजी वहाँ पर, तो वहाँ पर सिस्टम दूसरा मामला दूसरे को बाहर पाया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया उसे लेकर आया, तो उसका कहना है कि साहब मुझे बुलाया गया था वहाँ, उसने लेन देन के मैटर में कोई कोर्ट में किसी के खिलाफ डाल रखा है, किसी के खिलाफ जो है मुकदमा डाल रखा है, तो उस मामले को निष्पादन के लिए बुलाया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।